कैसे हैं आप लोग? तो अभी आज हम सबसे पहले एक पेपर डिस्कस करेंगे आपका जो अभी हो रहा है। तो कहाँ पे है? हम्म, अभी जो 80 ग्रेड के पेपर हो रहे हैं ना, तो एक पेपर हम डिस्कस करेंगे, फिर आज हम पॉलिटी का टेस्ट करेंगे उसके बाद। तो अभी मैं क्या डिस्कस करूंगा, जो आपका मैंने सेक्शन करा दिया, जैसे हिस्ट्री मैंने कराया है, तो इसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करेंगे। और मैंने पॉलिटी कराया है तो पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस पेपर में मैंने जो भी लेक्चर लिए सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं। अब नेक्स्ट पेपर में क्या पता आया होगा कि नहीं, पर इस पेपर में तो आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बताइए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर। दोनों आपको दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दीजिए आप लोग। आपका क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, जियोफ्री जियोफ्री पार्कर, पेरेराइज, अल्फांसो डी अल्बुर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहले का आंसर दीजिए, 6 का आंसर दीजिए आप। ओके, अल्मीडा। चलिए, इसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये वाला मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया था, मुझे नहीं लगा था आएगा, पर आएगा, आ गया इसमें। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट्स रखा है, देखिए आप लोग। आपको पता है सबसे पहले पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं और कैसे आए थे, तो आपको पता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, जो साउथ अफ्रीका है ना, ये आप देखेंगे, ये साउथ अफ्रीका है, तो इस वाले ऐसे होते हुए ये यूरोप से यहाँ आते हैं और फिर इंडिया में आते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। और सबसे पहले जो आया था वो वास्को ड गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था। जब 1498 एडी में आता है, फिर ये वापस चला जाता है। और दूसरा विजिट होता है इसका 3 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद, ये फिर 1502 में आता है। और ये अपना ट्रेडिंग स्टेशन स्टेब्लिश करता है, कालीकट, कोचीन और कैनोर। तो ये आपको ट्रिपल सी याद रखना है, ट्रिपल सी से आप याद रख सकते हैं, कालीकट, कोचिन, कैनोर। उसमें कालीकट में जो रूलर था वो जमोरिन था, वो इनका स्वागत करता है। और सबसे पहली बार इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई थी, कहाँ पे? कोचीन में इन्होंने सबसे फर्स्ट अपनी फैक्ट्री रखी थी। फिर होता क्या है, 1505 से 1509 तक सबसे पहला गवर्नर जो बनता है वो कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना, फर्स्ट गवर्नर था, इसका मतलब ये नहीं था कि ये फाउंडर था, ये पहला गवर्नर बना था। और इसने एक पॉलिसी शुरू की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, और चारों ऑप्शन दे देगा, पुर्तगाल दे देगा, ब्रिटिश दे देगा, है ना, और जो भी डेनमार्क है इनका नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है, जो पुर्तगाल थे यानी पोर्तुगीज ने ये सारी पॉलिसी शुरू की थी। क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब कि इनकी जो नेवल शिप थी, नेवल शिप इनकी बहुत स्ट्रांग थी। ओके, उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को। ये जो अल्बर्क है, इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। पोर्तुगीज अथॉरिटी का रियल फाउंडर कौन था? तो ये अल्बर्क था। कैसे था ये? 1509 से 1515 तक ये क्या रहता है? गवर्नर होता है। और ये कैसा था? ये सेकेंड नंबर पे था। अगर पूछ ले फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट ये था। सेकेंड पूछेगा तो ये था। ये क्या करता है? 1510 में गोवा को कैप्चर करता है। गोवा किससे कैप्चर करता है? ये भी एमसीक्यू में बहुत पूछता है। उसमें बीजापुर का जो सुल्तान था, उससे इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया। आते ही आते, सोचो, ये बंदा 1509 में आया, 1509 में आते ही जस्ट 1 साल के अंदर इसने क्या किया? गोवा को कैप्चर कर लिया। और आप लोग बताइए, गोवा फ्री कब हुआ? गोवा इंडिया से फ्री कब हुआ? तो इस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करता है? ये सारी चीजें होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेता है, सती प्रैक्टिस को इन्होंने ही सबसे पहले अबोलिश किया था। ओके, 1961, सही बता रहे हैं आप लोग। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुर्तगाल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था भारत में? तो तंबाकू, टोबैको। आज देखते हो लोग कितना टोबैको खा रहे हैं। आलू, आलू जो है ना, ये इंडिया का नहीं है, ये लोग इंट्रोड्यूस किए थे। जो कैसी है, पाइन एप्पल है,
तो इसमें से पूछता क्या है, ये तो पूछता है, टोबैको और पोटैटो पूछ लेता है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो पुर्तगाल। तो ऐसे आप याद रखोगे। तो प से पुर्तगाल, प से पोटैटो, ऐसे भी याद कर लो आप। ओके। आपको मैंने बताया था पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने शुरू किया था गोवा में, है ना? तो चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो पहला फाउंडर, अगर रियल फाउंडर पूछे तो आपका ये वाला हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका होगा। ओके। और अगर पूछेगा कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो अल्मीडा आपका फर्स्ट हो जाएगा। और ये क्या पूछ रहा है कि फाउंडेशन, किसने फाउंडेशन रखा, तो ये हो जाएगा एलपीए। ये आपको याद रखना है। चलिए, आते हैं फिर हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9। विच आर्टिकल, जो अनटचेबिलिटी को के बारे में बात करता है, 16, 18, 17, 19, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी मैंने कराया है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट 14 से 18, है ना? तो आर्टिकल 14 में मैंने क्या बताया था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। ओके। आर्टिकल 15 मैंने बताया था प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 बताया था इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 आपका क्या था, ये था अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल नंबर 18 बताइए आप लोग, आर्टिकल नंबर 18 क्या था? आर्टिकल नंबर 18, 18 आर्टिकल क्या था, ये बताइए आप लोग। रैंक, उपाधि, टाइटल। ओके, सही है। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और बता दूं, मैं अब बता ही रहा हूं तो, क्योंकि क्या पता पूछ ले। तो ये जो मैंने आर्टिकल नंबर 14 आपको बताया है ना, आर्टिकल नंबर 14, इसमें एक ऐसे एमसीक्यू पूछ लेता है, जैसे कि जैसे मैंने बोला इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, एंड दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो इसको मैंने कैसे याद किया है, आप देखोगे इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, तो बिफोर क्या होता है, ब्रिटेन। तो आर्टिकल 14 के दो पार्ट है, आर्टिकल 14 के क्या है, दो पार्ट है। तो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना? चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। आपको ये बताना है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भेजा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये आपके हो जाएंगे जहांगीर। ओके, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले तस्वीर खाना किसने, अकबर ने शुरू किया था। और जहांगीर के समय क्या हुआ था, जहांगीर के समय में एकदम जेनिथ पे था। और ये देखिए पोर्ट्रेट पेंटिंग, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, ह्यूमन आकृति। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी फॉलो करते हो ना, तो वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट आया है। शाहजहां ने, इसने आर्टिफिशियल एलिमेंट शुरू कर दिया पेंटिंग में। आर्टिफिशियल एलिमेंट जैसा फूल पत्ती, ये कई सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया। और औरंगजेब के समय तो पेंटिंग था ही नहीं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, है ना? तो ये आपने देखा जहांगीर वाला, ये आपका सही है। फिर आते हैं ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए आप लोग। ये पूछ रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कौन से नेता ने शुरू किया था, बताइए। महात्मा गांधी। सभी लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। तो जिसको जिसको लग रहा था कि मैं ये जो हिस्ट्री करा रहा हूँ एकदम ऊपर ऊपर करा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ,
यही सब क्वेश्चन आता है। आप पीसीएस का पेपर देख लो, सीडीएस का पेपर देख लो, ऐसे ही एसएससी का पेपर देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना होता है। डीपली पढ़ाई तब करनी होती है जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना हो या आपको आंसर राइटिंग करना, तो उसमें थोड़ा-सा डीप करना होता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो गांधी जी वाले सारे मूवमेंट आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था CAKE आपको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। एक बरदौली सत्याग्रह है, इसका संबंध किस नेता से है बताइए आप लोग? बरदौली सत्याग्रह बताइए आप लोग? ये था पटेल जी, है ना? महार, महार करके एक मूवमेंट हुआ था, जो किससे था? नदी का कुएं का पानी पीने के लिए आई थिंक ये था महार वाला। ये किससे संबंध है बताइए आप लोग? ये सब आपको याद होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बताइए किससे रिलेटेड है? ये साउथ इंडिया के एक लोग थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये सब आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है और ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, ये जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं यूनियन फाइनेंस कमीशन के, उसे अपॉइंट कौन करता है? मैंने कल ही बताया था। मैंने बताया था कौन सा पावर आप एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने कल ही बताया था इसको, है ना? तो ये भी आंसर आपका सही हो गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। और बताइए प्रेसिडेंट और किसको किसको अपॉइंट करता है? तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है। तो आपके कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, ऐसे ढेर सारे लोग। वाइस प्रेसिडेंट, शपथ किसको दिलाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ओके, तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन से याद आया, एक चीज यहाँ पे नोट कर लो आप लोग। जीएसटी काउंसिल आप लोग जानते हो ना? जीएसटी काउंसिल पहले अपने देश में नहीं था। जीएसटी ये आता है 2018 या 17 में आता है। हाँ एकदम सही बताया कोमल जी ने, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, है ना? इसका मतलब क्या होता है? गुड जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, सबको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसका आर्टिकल मुझे आई थिंक नहीं याद आ रहा, 269 ए करके है, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। और जीएसटी के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि जीएसटी के चेयरमैन कौन होते? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो जीएसटी के चेयरमैन कोई बताएगा हमें? एक मिनिस्टर होता है, नहीं पीएम नहीं होंगे। पीएम फाइनेंस का काम क्यों देखेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा ना। जीएसटी का संबंध किससे है? पैसों से है, तो पैसों का काम कौन देखेगा? फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा। तो आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ओके, तो जीएसटी आपको याद रखना है, 2017 में आई थिंक आया था। ओके, गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। क्रोनोलॉजी बताइए आपको। गरीबी हटाओ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपके पास हल्का सा बेसिक नॉलेज है तो आप इसको कर ले जाएंगे, इसमें उतना नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ओके, और इंदिरा गांधी जी कब आती है? बाद में आती है। सबसे पहले आप देखेंगे देश में हरित क्रांति होता है। हरित क्रांति कौन लाया था बताइए आप लोग? एकदम सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। हरित क्रांति कौन लेके आया था, उनका नाम बताइए। कुरियन जी का संबंध तो आई थिंक उससे है ना, क्या बोलते हैं, मिल्क से, व्हाइट रिवॉल्यूशन से है ना? वर्गीस कुरियन तो व्हाइट रिवॉल्यूशन है। एकदम नीतू जी ने एकदम सही बताया, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। कैसे? अब इसके पीछे की हल्का सा एक स्टोरी समझो आप।
हम लोग 1964 में हमारा किससे वार हुआ था? 1962 में चाइना से युद्ध होता है। 1964 में पाकिस्तान से युद्ध होता है। जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, हम उस समय हमारे देश में अमेरिका से क्या होता था? अमेरिका से ग्रेनरी आता था। फूड ग्रेन कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। अब अमेरिका का पाकिस्तान से संबंध उस समय अच्छा था। अरे सुब्बलक्ष्मी जी, आप कारगिल कैसे बता रहे हैं? कारगिल तो बहुत बाद में हुआ था, कारगिल अभी नहीं। तो ये अमेरिका पाकिस्तान का संबंध अच्छा था, है ना? पाकिस्तान का अमेरिका का संबंध अच्छा था और इंडिया जो है अमेरिका पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? फूड ग्रेन पे। अब इंडिया में जब पाकिस्तान से युद्ध होने लगता है तो अमेरिका क्या करता है? इंडिया में जो अपना फूड भेज भेज रहा था उसको रोक देता है। अब देखो इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी, फूड डिप्लोमेसी। ताकि वो सोच रहा था ना इंडिया कमजोर हो जाएगा, पर इंडिया कमजोर होने वाला देश तो है नहीं। उस समय हमारे देश के पीएम थे, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास रहो। हफ्ते में 1 दिन का उपवास रहोगे तो खाना बचेगा। दूसरा, जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि और लोग खेती करें। इसी समय हमारे देश में थे एमएस स्वामीनाथन जी। इन्होंने कुछ इन्वेंशन किया, जैसे हाई यील्ड वैरायटी की सीड लाया, इरिगेशन और अच्छे से किया, मैकेनाइजेशन किया, मतलब मशीनों का यूज किया। तो जब हाई यील्ड वैरायटी की सीड यूज होने लगी तो हमारे देश में इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा कि न सिर्फ हम डोमेस्टिक कंजप्शन कर रहे थे, तो हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाइड वैरायटी। पर इसका एक प्रॉब्लम ये था कि ये पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में ही ये बहुत फेमस, मतलब ये काम हो पाया, है ना? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति कहाँ-कहाँ पे आया था? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो ये कहानी थी। तो सबसे पहले ये 1960 के दशक में हुआ था ये। फिर इसके बाद होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब आप जानते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 1969 में और किसने कराया था? इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था 14 बैंक का। ओके। फिर इसके बाद होता है 1971 में देश में इलेक्शन हो रहा था और इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था। इंदिरा गांधी जी ने क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया, है ना? और तो इस वजह से आप देखेंगे और इसके बाद जो 5 ईयर प्लान आता है, 5 ईयर प्लान, तो उसमें आप देखेंगे कि इसको ऐड किया जाता है। तो वो मैं आपको बताऊँगा, उसमें इकोनॉमी वाले सेक्शन में बताऊँगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये कितना ईज़ी है। अब कुछ पॉइंट और बता दूँ यहाँ पे मैं। एसबीआई अगर क्वेश्चन पूछ लेना सबसे पहले किस बैंक का नेशनलाइज़ेशन हुआ था? कोई नहीं, आप ये मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, तो आप इसको बाद में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले किस बैंक का नेशनलाइज़ेशन हुआ था? तो वो हुआ था एसबीआई का। और कब हुआ था? 1955 में, बहुत पूछता है। आरबीआई कब बना था? तो आरबीआई 1935 में बना था। अगर कमिटी पूछ ले, हालाँकि वैसे हाँ, एकदम सही बताया आपने। इसका नाम था पहले इंपीरियल बैंक और इसका नाम हो गया नेशनलाइज़ेशन हो गया। और 1935 में क्या होता है? एक कमिटी बना था, हिल्टन यंग्स कमिटी। हालाँकि पूछता नहीं, फिर भी आप एक हल्का-सा हिंट रख लो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हल्का-सा एक और मैं पॉइंट बताऊँगा इंदिरा गांधी के समय में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी ने ना 1971 में क्या किया था, एक प्राइवेट पर्स चल रहा था। प्राइवेट पर्स आप लोग जानते हैं तो बताइए? पीयूआरएस, इससे क्या किया था? अबॉलिश कर दिया था। बताइए आप लोग, क्या होता है? जब 1950 में क्या हुआ था, जब कमीशन वो क्या कैबिनेट मिशन आया था, तो वो 3 ऑप्शन देता है प्रिंसली स्टेट को, या तो तुम इंडिया में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो तुम इंडिपेंडेंट रहो। तो सरदार पटेल जी सबको मनाते हैं प्रिंसली स्टेट को, 449 मान जाते हैं, 3 नहीं मानते हैं। और कैसे मनाते हैं? वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम भारत में शामिल हो जाओ, हम उसके बदले तुम्हें पैसे देंगे। है ना? जो प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल हो रहे थे, उनको इंडियन सरकार पैसे दे रही थी, वो प्रीवी पर्स था। और इसी को इंदिरा गांधी जी 1971 में खत्म कर देती है। तो समझ आया आपको? प्राइवी पर्स क्या हो गया?
तो 1971 में। तो ये भी पूछ लेता है इंदिरा गांधी ने कब इसे खत्म किया, तो 1971 आपको याद रखना है। ये कुछ चीजें मैंने लिखा है आपके स्क्रीन पे, जैसे हरित क्रांति, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, है ना? तो बहुत अच्छा है। एमएस स्वामीनाथन ने शुरू किया था 1967 से 1967, है ना? श्वेत क्रांति आप लोग जानते ही हैं, दूध से रिलेटेड है। और कौन है ये? वर्गीस कुरियन। और ये क्या है? कोऑपरेटिव है एक तरीके से। कोऑपरेटिव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सभी लोग मालिक होते हैं। 1970s में। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मछली से है ना? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो फल, शहद, बागवानी से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडे से है। और ये सब 1970 के दशक में हुआ है। तो ये मेन है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, हु डिसाइड दैट अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल? बताइए कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये डिसाइड करता है कि वो बिल क्या है, आपका मनी बिल है। और मनी बिल के केस में पावर किसके पास ज्यादा होता है? लोकसभा के पास पावर होता है। और राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अगर वो वापस नहीं करेगा तो बिल जो है पास मान लिया जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो लोकसभा के पास हमेशा पावर ज्यादा होता है ना? चलिए, मनी बिल होता है। और कौन कौन से बिल होते हैं? तो एक ऑर्डिनरी बिल होता है। इसमें क्या होता है? दोनों के पास इक्वल पावर होता है, बोथ इक्वल पावर, है ना? रिजेक्ट नहीं हो सकता, एकदम सही बात है। एक चीज और है, मनी बिल को प्रेसिडेंट भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, मनी बिल को और संशोधन बिल को प्रेसिडेंट भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर है 28। इसका आंसर दीजिए आप लोग। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 76 के थ्रू किसको अपॉइंट किया जाता है, किसको नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 76 के थ्रू हमारे देश के राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? मुख्य निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, महान्यायवादी। देखिए ये क्वेश्चन ना बिना नॉलेज का आप कर सकते हो, पर हल्का सा दिमाग लगाना होगा। मैंने आपको बताया था फोर्थ संविधान के 5वें भाग में सेंटर गवर्नमेंट की बात होती है, संविधान के 6ठे भाग में स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है। और आपको पता है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार में आता है, गवर्नर राज्य सरकार में आता है, चीफ इलेक्शन कमीशन किस में आता है? ये तो स्वतंत्र बॉडी है, इसका केंद्र और राज्य से कोई मतलब नहीं है। अब इकलौता बचा वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, देखिए एक बार फिर से बताते हैं इसको। अगर आप संविधान के 5वें भाग में जाएंगे तो 5वें भाग में बात होता है सेंटर की। और सेंटर का आर्टिकल क्या होता है आपको पता है? 52 से लेके 151 तक है सेंटर गवर्नमेंट। फिर भाग 6 में जाएंगे तो आपके स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल क्या होता है? 152 से लेकर 237 तक। ओके, अब आप जानते हैं। और आर्टिकल 76 कहाँ आएगा? आर्टिकल 76 इसी में तो आएगा, सेंटर गवर्नमेंट में ही तो आएगा। बताइए आप लोग। तो ये दोनों तो आपके कट गए, क्योंकि ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों आएंगे आपके 6 वाले में आएंगे, है ना? तो ये दोनों काट दिया आप। मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, जिसका आर्टिकल अलग होता है 324 से लेकर 329 30। हाँ यही होता है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र। तो आपका एक बच्चा आपका क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है ना, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, आपका क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा? कैग, कैग का आर्टिकल पक्का पूछेगा। कैग का आर्टिकल बताइए आप लोग।
क्योंकि ये सेंटर गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आता है, तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कैग सबसे लास्ट में, कैग जो है ना, पांचवा जो भाग है, पांचवें भाग के पांचवें चैप्टर में है। पांचवें भाग के पांचवें चैप्टर, मतलब कि इसका आर्टिकल सबसे आखिरी में होगा, है ना। ओके, एकदम सही आपने गेस किया। तो 148 से लेके 151 तक। तो देखिए कैसे आप अगर एक कॉन्सेप्ट समझते हो ना तो कैसे आप गेस कर ले जाओगे। मैं इसलिए बार बार कनेक्ट कराता हूँ फोटो डाल के। ओके, तो एक बार अगर आप देखना चाहो तो पहले भाग में क्या था, पहले भाग का आर्टिकल है 1 से 4 और यूनियन और उसकी टेरिटरी है। दूसरे भाग में क्या था, 5 से 6 और इसमें क्या है आप लोग बताइए। तीसरे भाग में क्या था, फंडामेंटल राइट 12 से 35, इसमें क्या है फंडामेंटल राइट। फिर चौथे भाग में क्या है, 36 से 51 और इसमें आप लोग जानते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है सिटीजनशिप। फिर मैंने आपको बताया था पांचवें भाग में, और पांचवा भाग क्या है 52 से लेके 151 तक, और ये क्या है यूनियन यानी कि सेंटर गवर्नमेंट। ओके, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक नया चीज ऐड हुआ था, पार्ट भाग 4A। भाग 4A से क्या ऐड हुआ था आप लोग जल्दी से बताइए। हो सेकंड वाला एकदम सही होता है आपने, 5 से 11 होगा। ओके, छठे भाग में क्या होता है, छठे भाग में होता है 152 से लेकर 237 तक, और ये क्या हो जाएगा आपका स्टेट। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी। तो समझ आया आपको। तो इस तरीके से आप जब 5 भाग देखोगे तो इसमें कितने होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर में क्या होता है आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी था, सबसे लास्ट में कैग था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सेम ये जो स्टेट गवर्नमेंट था इसके बारे में क्या था, जैसे वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, तो राज्य में क्या था, एक बॉडी थी, बताइए आप लोग। राज्य वाले में कौन सी एक स्पेशल बॉडी थी, जैसे वहां अटॉर्नी था तो ऐसे राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल। इसे क्या कहते हैं, महाप्रवक्ता कहते हैं, महाप्रवक्ता। तो इस तरीके से अगर महाप्रवक्ता आ गया ना तो आप समझ जाओगे कि इसका आर्टिकल जो है इसके बीच में से ही होगा, 152 से 237 के बीच में ही होगा। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया ना, तो आपको अगर ऊपर ऊपर भी आइडिया है तो आप अंदर गेस कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में कराया है, तो आई होप इसको आप कर पाओगे। चलिए करके दिखाइए। करिए आप लोग। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, अंगुतारा निकाय, आचारांग सूत्र, इन चारों का संबंध किससे है। मैंने सब कराया है, सिर्फ एक मैंने नहीं कराया था, वो जो पुर्तगाल वाला था उसको मैंने समझा दिया है, बस एक नहीं करा था, बाकी सब मैंने कराया। ओके, सभी लोग आंसर दे रहे हैं ए। ए का 3, ए का 3 जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। बी का 2 जैन भिक्षु का आचार नियम। सी का 1 निकाय महत्व। नहीं, ये तो नहीं होगा। ए वाला नहीं होगा। अब देखते हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, सी वाला देख लेते हैं। तो सी में क्या है, ए का 2, डी का 1, डी का 1, डी का सिर्फ एक ही है। यहाँ पे देखो डी का सिर्फ एक ही ए है, तो ये महावीर डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ए का 2। देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैंने क्लास लिया था, तो मैंने आपको बताया था ये जो अंगुतारा निकाय ये वाला जो है, ये क्या है, जो जैन धर्म के जो वो 14 तीर्थंकर है ना, उनकी ये बायोग्राफी है। मैंने बताया था पहली चीज, ये देखो आपको मैंने इसीलिए यहाँ पे ये लाया है, ये देखो। मैंने आपको बताया था अंगुतारा निकाय क्या है, ये सेकंड अर्बनाइजेशन, ये बुद्धिस्ट टेस्ट है। फिर भगवती सूत्र मैंने बताया था, इस 14 महाजनपद के बारे में बताता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, ए का सेकंड कल्प सूत्र, ये हो गया भगवती सूत्र, आपका बी का 3 हो गया।
फिर निकाय आपका सी का 4 हो गया, अंगुत्तारा निकाय। और ये देखो, इसको एक तरीके से और आप कर सकते हो, हल्का सा दिमाग में यही ट्रिक समझना होता है। देखिए, आचारांग सूत्र। अच्छा, इसका इससे कोई संबंध आपको लग रहा है? आचार विचार, आपके काम कैसे हैं। कृत्य, कृत्य मतलब क्या होता है, आप कैसे काम करते हो। जो महावीर के जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उनके काम है वो कैसे होते हैं, आचारांग, आचार विचार, है ना। तो हल्का सा हम लोग ऐसे बहुत क्वेश्चन यूपीएससी में कर लेते हैं। तो अगर हिंदी वाला आप देखो, हिंदी में मैच हो जाता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हिंदी में अच्छे होते हैं। तो अगर आप डी का 1 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको याद करना होगा, है ना। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, वैसे आपको याद ये रखना है कि जो 14 महावीर के वो है ना, उनका बायोग्राफी वाला बुक आपको याद रखना है। जैसे एक कल्प सूत्रा है, तो कल्प सूत्र वाला आप याद रख लो, उनकी बायोग्राफी है। कोई नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, तो इसको आप कैसे याद करोगे, मैं एक बार टेलीग्राम में ना इसको और आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। सर क्वेश्चन रिपीट कर। हाँ, ये वाले क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे क्योंकि इसमें 4-4 कंटेंट है ना, तो ये वाला आपको कर लेना है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम एक बार फिर से कर लेते हैं। फिर बी का 3 है आपका, कहाँ बी का 3, हिस्ट्री ऑफ अर्ली जैन कंपेरियम ऑफ बुद्धा निकाय हो गया। अच्छा, तो अगर आप इसको इससे मैच कर दो, हम्म कल्प सूत्र, एक आप एक भी अगर आपको याद है ना, तो आप सारे क्वेश्चन इसमें कर ले जाओगे। तो जैसे ये वाला देख लो आप, बी का 3 भागवती सूत्र, भागवती सूत्र आप यहाँ पे देखो, मैंने लिखाया था जैन टेस्ट। अब इसमें दो चीज है, तो ये वाला कल्प सूत्र जो है ना, ये आपका बायोग्राफी है, बायोग्राफी आप तीर्थंकर। तो इससे आप कर सकते हो, आपको बस टी का ए कर देना, एक कर दोगे तो भी हो जाएगा, निकाय आप कर दोगे तो ये आपका बुद्ध वाला आपको याद रखना है, एक भी ये भी याद है तो आप कर ले जाओगे। तो बौद्ध बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो इसको ये टोटली आपको रेक्टिफिकेशन ही करना है इसका, इसमें कुछ वो नहीं है ना। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये एक बार देख लो यहाँ पे आप लोग, यहाँ समझ में आएगा। इससे जो कल्प सूत्र है ना, कल्प सूत्र में किसके बारे में बात किया गया है, बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर। कल्प सूत्र क्या है, बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर। भागवती सूत्र में क्या है, तो भागवती सूत्र में जो महावीर के डेट्स डेट्स हैं, है ना, डॉक्ट्रीन है, उनके बारे में बात किया गया है। जो अंगुत्तरा निकाय है, इसमें क्या बात किया गया, तो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रीन के बारे में बात किया गया है, पाली लैंग्वेज में। इसके बाद जो आखिरी वाला था, ये था आचारांग सूत्र, तो ये किसके बारे में है, जैन मॉन्क के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में। ओके, तो आप खुद बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, हिस्ट्री और पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जो मैंने आपको इतने कम समय में कराया, आप खुद ही देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन उसी में से आए। आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, आप वो बताइए हमें। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ये एलटी ग्रेड का ही पेपर है जो इस समय हो रहा है ना, ये वही पेपर है। अब कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, पॉलिटी भूल गया। कोई नहीं, कोई नहीं, आपका एग्जाम 18 को है ना, तो एग्जाम 18 को है, तो मैं आखिरी के एक हफ्ते में पूरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब रिवीजन करा दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको क्लास अच्छे से करते जाना है।
चलिए, अब एक बार कुछ क्वेश्चन और हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, जो मैंने नहीं कराए हैं, पर वो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि मैंने ये जो कराया ना टू द फैक्ट कराया है, इधर-उधर घुमा के मैंने कुछ नहीं कराया है। क्योंकि मुझे पता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं कम और मैं आपको इसमें पीएचडी कराने से कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो इस तरीके से आप देखोगे ना फंडामेंटल राइट पे बाकी टीचर ना 2-2 क्लास लेते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट बस एक ही क्लास में करा दिया। तो चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो तारे टिमटिमाते हैं, वो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये जो तारे टिमटिमाते हैं ना, ये कैसे होता है एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। कैसे होता है एक बार देख लो आप। ये देखिए, जो तारे होते हैं ना, तारे ऐसे होते हैं। स्पेस से आप देखोगे तो आपके तारे ऐसे गोल-गोल दिखते हैं। पर ये बीच में क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर होता है और हम लोग यहाँ पे होते हैं, हम इंसान जो होते हैं, धरती पे होते हैं और हमारे और तारों के बीच में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो जब एटमॉस्फेयर में जो लाइट आती है, ऐसे-ऐसे क्या हो जाती डाइवर्ज हो जाती है और इस वजह से हमें स्टार ऐसे दिखता है ना? एकदम सही बताया राजकुमार जी ने। तो आप देखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, वो टर्बुलेंट हो जाता है इस एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमें ऐसे स्टार अपीयर करता है। तो किसकी वजह से ये हो रहा है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको याद रखना है ये। अपवर्तन के थ्रू, वायुमंडलीय अपवर्तन के थ्रू होता है। ओके? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, 7th व्हिच स्टेट होस्टेड 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? मैंने इसको टेलीग्राम में भेजा है। मैंने टेलीग्राम में बहुत पहले का भेजा है ना? मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो। इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ इसीलिए। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये वाला क्वेश्चन आप देखो, नंबर 3 पे। नहीं, नंबर 4 पे देखो, सबसे नीचे देखो आप। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कौन मेज़बानी कर रहा है? बिहार। तो आपके सामने लिखा हुआ है ना? अब इसमें क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें क्या पूछ लेगा? खेलो इंडिया के कई प्रकार से गेम होते हैं। तो खेलो इंडिया एक तो आपने देखा यूथ गेम, एक होता है बीच गेम मतलब वो नदी के किनारे होता है ना, समुद्र के किनारे, वो कहाँ पे हुआ था? तो धोधली बीच ये कहाँ पे? दीव। दादर एंड नागर हवेली में इसे मेज़बानी किया था, तो ये आपको याद रखना है ना? फिर देखिए, खेलो इंडिया शीतकालीन वाला कहाँ हुआ था? तो लद्दाख में। आपको याद रखना है कि शीत कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? लद्दाख में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सही बात है। चलिए, फिर देखिए सबसे पहला देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली। ये चारों क्वेश्चन पक्का आएगा, एकदम मैं लिख के दे रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर किया था। तो पैरा अगर बोलेगा तो पैरा क्या होता है? इसको मैंने कैसे याद किया मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, पैरा का मतलब ये होता है ना, जो लोग पैर से अपाहिज होते हैं, तो जो लोग पैर से अपाहिज होते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएँगे। तो सरकार ने सोचा इनको ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं, इनका गेम हम दिल्ली में कराते हैं। क्योंकि दिल्ली क्या है एकदम देश के बीचों-बीच में है, तो ये लोग अपाहिज हैं तो इनको दिक्कत नहीं होगी आने-जाने में। तो पैरा गेम इन्होंने कहाँ करा दिया? दिल्ली में करा दिया। ओके? आप लोग जानते हैं शीतकालीन, तो शीतकालीन खेल जो होगा कहाँ पे होगा? वो तो भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है, तो लद्दाख में हमेशा बर्फ रहता है। ओके? अरे यही जो आप जीएस ग्रुप है ना, वही ग्रुप है जिसमें सभी लोग ऐड हुए हैं, है ना? तो ये ऐसे याद कर लो। फिर बीच वाला कैसे याद करोगे? तो बीच गेम आप जानते हो क्या होता है? बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो नदी का तट होता है।
तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, दादर नागर हवेली नदी का किनारा यहीं पे है, तो यहीं पे हो जाएगा। और यूथ, सबसे ज्यादा यूथ कहाँ पे है? बिहार में है सबसे ज्यादा यूथ। ये लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। तो यूथ गेम की बात आएगी तो बिहार। अब बताइए, चारों आपको याद होगा कि नहीं हुआ? अब आप नहीं भूलोगे इसको, है ना? साथ में आप ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जैसे कांस एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला पाम डी ओर। ऑस्कर किसको मिला है? अनोरा अनोरा को। एक इंडिया की है, जो एल्बम इनका है, त्रिवेणी नाम से इनका एल्बम है, चंद्रिका टंडन, इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लोगों को अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रिका टंडन जी को याद रखना है, ग्रैमी अवार्ड। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखा, फिर आते हैं अपने पेपर के ऊपर। तो ये भी मैंने कराया है। अब देखिए, वर्ड अल्जाइमर, इसमें मैं क्या करूंगा? अल्जाइमर जो है ना, अनोरा, नोबेल प्राइज तो आपको ही याद करना होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था ना। लिटरेचर वाला बहुत पूछता है। लिटरेचर आपको याद रखना है, पीस वाला। आप कोई याद रखो या ना रखो, लेकिन लिटरेचर का और पीस वाला जरूर याद रखना आप, क्योंकि यही दो आएंगे एग्जाम में। मैंने अक्सर देखा इन दो से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, तो लिटरेचर आपको याद है तो बस वो वाला याद कर लो आप। फिर देखो आप, ये वाला मैंने एक ट्रिक बनाया है, पूरे 12 महीनों के इंपॉर्टेंट डेज का ट्रिक बनाया है। पर वो अभी मेरा जो कंटेंट है वो मिल नहीं पा रहा है, तो मैं खोजूंगा और जैसे मिलेगा तो ये वाला मैं आपको करवा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो मैं करा दूंगा। फिर आते हैं, ये वाला कितना इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने क्या किया है बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने कैसे किया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बताना है, जो केचुए के मदद से ना खाद तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो कंपोस्ट तो होता है ये तो तुरंत हटा दो आप। दूसरा चौथा हटा दो। ग्रीन कैसे होगा भाई? आप जानवर का यूज कर रहे हो तो ग्रीन ग्रीन तो होगा ही नहीं। फार्म यार्ड भी नहीं होगा। अब बचा आपका वर्मिको कंपोस्ट, और ये क्या है? कंपोस्ट। इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो अर्थ वाला क्या हो जाएगा? वर्मी हो जाएगा। नाम भी होता है इनका। तो ये वाला एकदम इजी था। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब एक सफेद प्रकाश को आप प्रिज्म के थ्रू भेजते हो तो कौन सी लाइट सबसे ज्यादा डाइवर्ज होती है और कौन सबसे कम होती है? हाँ, घर पे भी होता है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन थे, ये सब तो वैसे भी कर लेगा इंसान। इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, लाइट जो पास करती है वो कैसे पास करती है? तो इसका ट्रिक आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो बचपन से ट्रिक क्या है? विबग्योर। सभी लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कौन सा इसका वो बेंड बेंड कर रहा है, तो वायलेट वाला। ये उल्टा कर दो आप। उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका? ओके, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एकदम सही बताया आपने। राजकुमार जी ने बताया बैगनी से शुरू कर दो, तो आपका ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, जो क्वेश्चन पूछता है आपसे। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन होता है या कहीं भी, रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं? रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं बताइए आप लोग? रेड लाइट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है और ये स्कैटर नहीं करता है, सबसे कम स्कैटर करता है। क्योंकि ये जो रेड लाइट होता है ना, अगर आप रेड लाइट जलाते हो तो ये फैलता नहीं है। आप देखोगे बाकी कलर होते तुरंत फैल जाते हैं। रेड लाइट एकदम सीधा जाता है, इसीलिए रेड लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपका सी वाला आंसर हो जाएगा।
तो आपको ये भी याद रखना है किस कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आसमान ब्लू कलर का दिखता है, वो क्यों दिखता है बताइए आप लोग। आसमान जो होता है ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा, इसके टिक पे मत जाइएगा, इसमें जो टिक लगा है उस पे मत जाइएगा, जिसने भी भेजा है वो गलत किया है। अच्छा चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको कैसे याद करोगे आप। मैंने क्या किया, नीचे से लाइट भेजा, मैंने पहले रेड रेड लाइट भेजा, तो रेड लाइट जब मैंने भेजा तो सीधा का सीधा चला गया, क्योंकि ये फैलता तो है नहीं। फिर मैंने भेजा ब्लू लाइट, ब्लू लाइट जो होता है ना, ये फैलना शुरू कर देता है, सबसे ज्यादा फैलता है, और फैलने को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। अब आसमान रेड नहीं दिखता, ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है बहुत ज्यादा स्कैटर करता है और पूरा फैल जाता है। तो स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझ आया आपको? आसमान नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर का लाइट जो होता है सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, और प्रकाश का परावर्तन तो होगा ही नहीं। परावर्तन मतलब क्या हुआ, लाइट ऐसे गया और किसी चीज से टकरा के वापस आ गया, तो ये तो परावर्तन हो गया। एकदम सही है। मैं जो साइंस वाला क्लास लूंगा ना आपका, तो साइंस वाले क्लास में मैं पूरा आपको यही सब बताऊंगा। क्लास 9th और क्लास क्लास 10th का अगर मैं समझा दूंगा, तो आपका साइंस का छुट्टी हमेशा के लिए। ओके, चलिए। अच्छा एक चीज और है, ये भी क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी में कराऊंगा। उड़ीसा में ना सबसे ज्यादा पाया जाता है बॉक्साइट, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट अगर कहीं पाया जाता है तो उड़ीसा में पाया जाता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू, झुंझुनू नाम जानते हैं आप लोग, नाम सुने होंगे झुंझुनू। और मध्य प्रदेश में एक जगह है मालखाद, ऐसे करके कुछ नाम है, तो मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के झुंझुनू में कॉपर बहुत पाया जाता है। उड़ीसा आ जाए तो बॉक्साइट, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, मैथ का है। 2.5% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको फ्रैक्शन करने के लिए क्या कहता है, 2.5, और परसेंटेज मतलब होता है बाई 100 का, तो फिर इसको हटाओगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा। 25 बन जाए 25, 25 हो जाए तो 1/40 आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। तो जब भी आपको फ्रैक्शन बनाना हो और परसेंटेज दिया हो, तो 100 से आप डिवाइड कर दो। नहीं, मैथ को आपको ऐसे नहीं करना है, अगर इजी है तो कर ले जाइए, है ना। चलिए ये वाला मैं ज्योग्राफी में कराऊंगा, सारे डैम आपको करा दूंगा। और आइए ये बताइए, इसका आंसर बताइए, बहुत इजी है, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रासलैंड, लेक, फॉरेस्ट, ये सब तो नेचुरल है ना। फिश टैंक आपका क्या है? हाँ, डैम के भी ट्रिक है, मैं उसको भी करा दूंगा। तो ये कितना इजी है। तो ये सारी चीजें मैं कराऊंगा। इसमें आपको याद रखना होता है क्या, इन सिटू, इन सिटू क्या होता है, एक सिटू क्या होता है, इस सब मैं आपको कराऊंगा इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में। इकोसिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन एक बहुत पूछता है, इकोसिस्टम जो होता है टर्म किसने दिया था? आपको पता हो तो बताइए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो चलिए, अरे अभी और भी है। एकदम रुचि जी ने एकदम सही बताया, टेंसले, टेंसले जी ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। ये देखो, इसमें से ये फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आगे लिख दिए हैं, ये भी हम इकोनॉमी वाले चैप्टर में करा देंगे, तो इसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। ट्राइब, ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको ज्योग्राफी में करा दूंगा। इंपॉर्टेंट ट्राइब जैसे लेप्चा ट्राइब सिक्किम में होता है, लेप्चा ट्राइब बहुत फेमस है सिक्किम का। जैसे ये लुसाई ट्राइब है, चेंचू ट्राइब है, तो चेंचू लुसाई जो है ये मिजोरम का फेमस ट्राइब है। चेंचू ये साउथ इंडिया का है, तो कर्नाटक का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम ट्राइब वाले में देख लेंगे। इसका आंसर दीजिए आप लोग।
इंडिया का दूध उत्पादन में कौन सा रैंक है? इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन। मैंने एक लिस्ट बनाई है। इंडिया जिस जिस चीज में नंबर 1 है मैंने वो लिस्ट बनाई है, और मुझे जैसे मिलेगा मैं ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगा, है ना। तो इंडिया जो है मिल्क में नंबर 1 पे है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होता है? भारत के किस राज्य में चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है? कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रबर कहाँ होता है? चाय तो असम बता दिया आप लोगों ने। कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक होता है। कर्नाटक में एक हिल है बाबा बुदान हिल, बहुत पूछता है बाबा बुदान हिल, है ना। इसके पीछे की स्टोरी भी है। अगर रबर की बात करें तो ये केरल हो जाएगा आपका, है ना। रबर केरल हो गया। और अगर आलू की बात करें, गेहूं की बात करें, गन्ना की बात करें तो वो आपका यूपी हो जाएगा। ओके, और क्या होता है? और क्या एक फेमस चीज अब याद नहीं आ रहा। चलिए चाय कॉफी ये सारी चीज। हाँ, एक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था, वो क्वेश्चन आ भी सकता है। एक मखाना बोर्ड बना है, तो मखाना बोर्ड किस राज्य में बना है? बिहार में। अगर पूछ लेगा चाय बोर्ड, टी बोर्ड कहाँ पे है, तो टी बोर्ड कहाँ पे है बताइए आप लोग। टी बोर्ड आपका असम में है। चलिए, तो ये सारे पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए। आप खुद बताइए पेपर कैसा लगा? पेपर इजी था कि नहीं था? मैथ के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। हाँ, चावल, वेस्ट बंगाल में चावल है, ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। ये जो भारत है ना, मानसून आता है तो एक मानसून जब वापस आता है उसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो पूछ लेता है कि रिट्रीट मानसून से बारिश कहाँ पे होता है बताइए आप लोग। जब मानसून वापस, तमिलनाडु, एकदम सही बताया आप लोगों ने। आप लोगों ने तो रट लिया है। तमिलनाडु में जो होता है रिट्रीट मानसून से बारिश होता है। ये बहुत पूछता है। चलिए, अब हम स्पीड में आज वाला पॉलिटी का टेस्ट करेंगे। हालांकि पेपर बहुत इजी है तो आपको बहुत स्पीड में आंसर देना है। मैंने ये क्या किया है, मैथ रीजनिंग मेरा जबरदस्त। चलिए तब तो आपके 30 में 30 पक्के हैं। चलिए आंसर दीजिए आप लोग स्पीड में। इसको हम 10 मिनट में करेंगे। 30 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, स्क्रीन पर, और आप लोग आंसर देना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना है कि अगर कोई सही बात है। मैथ का सेशन सर को दे देंगे। एकदम सही है। पहले का आंसर 24 आवर्स। चलिए दूसरे का आंसर दीजिए आप लोग। आंसर आप लोग कॉपी में लिखते भी जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए आप लोग। अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है बताइए। अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा? एकदम सही है, बी वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। जो रिट होता है वो फंडामेंटल राइट है, उसके लिए कौन कौन इन्फोर्स कर सकता है? बी वाला सही आंसर है आप लोगों का। अगर आपने ये राइट टू दिया ना आर्टिकल 32, तो आपका एकदम सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। आप कहाँ जा सकते हैं? सही बात है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 चाहिए, और हाई कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल चाहिए आप लोग बता पाए तो बताइए जरूर। 226, एकदम सही बताया आपने। 5 रेट होते हैं आप जानते हैं, हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, ससरी, क्वारेंटो। चलिए अगला आंसर दीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पीआईएल का फुल फॉर्म बताइए। पहले क्या होता था कि आप पहले क्या होता था कि आप अगर किसी के ऊपर कुछ हुआ है तो वही जाएगा, अब उसके नाम पे कोई और भी जा सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको याद रखना है। नालसा जानते हैं आप लोग? नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, आर्टिकल 39, इसे बाद में ऐड किया गया था
ताकि गरीब लोगों को भी न्याय मिल सके, है ना, डीपीएसपी में। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए आप लोग। फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है? जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर दीजिए। फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्यों करेगा? उसका काम है कानून बनाना। आपका आंसर हो जाएगा जुडिशरी, आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए जुडिशरी को क्या बोलते हैं? गार्जियन बोलते हैं। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट या प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। जो बेगर है ना फंडामेंटल राइट में, वो किस फंडामेंटल राइट में है जिसे अबोलिश कर दिया गया है? सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 14 साल के कम बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल है? 23 एंड 24 आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्स करता है? दिस फंडामेंटल राइट यूज्ड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ओके, एकदम बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसका मतलब ये है कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया है ना। चलिए एकदम सही आंसर है, आर्टिकल नंबर 32 आपका सही हो गया। ओके, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राइट टू वोट कैसा राइट है? मोरल राइट, सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट? कैसा राइट है? स्पीड में बताइए। पॉलिटिकल राइट। जो भी लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। ये आपका एक पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, उसमें से एक फंडामेंटल राइट में 6 फंडामेंटल राइट ऐड हुए हैं। वो कौन सा है? इक्वलिटी है, फ्रीडम है, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है? उसका मैंने एक ट्रिक बताया, परम। ओके, एकदम सही आंसर बताया आप लोगों ने। आर्टिकल नंबर 19 जो है उसमें 6 फंडामेंटल राइट है। हालांकि जब उसमें शुरू में 7 थे, अभी 6 हैं। एक डिलीट हो गया है। कौन? जी वाला डिलीट हो गया है। प्रॉपर्टी की राइट उसमें से डिलीट कर दी गई है। ये परम का ट्रिक कैसे है? परम कैसे? राइट, हाँ, एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। देखिए, पी ए आर ए एम, एम से मूवमेंट, ए से असेंबली, आर से रेजिडेंस, ए से एसोसिएशन, पी से प्रोफेशन। तो इतने काम आप आर्टिकल 19 में कर सकते हो। मूवमेंट, असेंबली, रेजिडेंस, एसोसिएशन एंड प्रोफेशन। ओके, और एम से एक और होता है मूव, राइट टू मूव। आप कहीं भी भारत में मूव कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको ये बताना है कि फंडामेंटल राइट जो है, कितने फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में? क्वेश्चन नंबर 10, 6। एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। एक डिलीट हो गया, मैंने बहुत बार बताया, मैं नहीं बताने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए आप लोग। परमानेंट हाउस कौन होता है? परमानेंट हाउस कौन है पार्लियामेंट का? परमानेंट हाउस कौन सा है? हाँ, एक चीज और बता दूं, उसका आर्टिकल एकदम राजकुमार जी ने बताया, तो ये जानना 300 ए, 300 ए में ऐड किया गया, उसे एक लीगल राइट बनाया गया। तो ये पूछ लेता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अब कैसा? तो लीगल राइट है। ओके, चलिए ये भी आपका सही हो गया। राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, 6 साल के लिए इसका टेन्योर होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो राज्यसभा के मेंबर होने के लिए आप कितने रिटायर एवरी 2 ईयर, कितने मेंबर हर 2 साल पे रिटायर करते हैं? एकदम सही है। और कितने मेंबर हर 2 साल पे ज्वाइन करते हैं? तो 1/3 ज्वाइन करते हैं, 1/3 रिटायर करते हैं। बहुत सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। टर्म क्या होता है? आपने कमेंट में बता ही दिया, तो 6 साल होता है। तो ये भी हमने देख लिया। राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल होता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा को पीपल्स हाउस भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग।
कौन ज्यादा पावरफुल होता है, लोकसभा या राज्यसभा, कौन पावरफुल होता है, जल्दी बताइए। लोकसभा, एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने, लोकसभा पावरफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज। लोकसभा के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। स्विम एंड सिंक टुगेदर, मैंने आपको बताया था, स्विम एंड सिंक टुगेदर, साथ में डूबेंगे साथ में तैरेंगे, और ये सारी चीजें। चलिए अगला है, इसका आंसर दीजिए आप लोग 16। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट बताइए आप लोग। पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या नन ऑफ द अबव। तो हमने बताया था हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश के पीएम होते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और राज्य में पूछेगा तो राज्य में हो जाएगा गवर्नर हो जाएगा, राज्य में पूछेगा हेड ऑफ गवर्नमेंट तो सीएम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसे एक उसकी भाषा में, लीगल भाषा में बोले तो इसे कहते हैं डी फैक्टो, डी फैक्टो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डी जूरे बोलते हैं। तो ये भी याद कर सकते हैं आप। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17, हाँ। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है बताइए आप लोग, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या नन ऑफ द अबव। पीएम, सिंपल सी बात है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके इंडिपेंडेंस इंडिया का कुछ से प्रेसिडेंट कौन थे, बताइए आप लोग। फिर उसके बाद आपको बताना है कि टेम्पररी वाले कौन थे, टेम्पररी कौन थे। चलिए सी वाला सभी लोग आंसर दे रहे हैं तो आपको सी हम भी मान ही लेते हैं, सभी लोग दे रहे हैं तो सही होगा। टेम्परेरी की बात करें तो टेम्परेरी वाला नाम बताइए आप लोग, टेम्पररी बताइए। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, सच्चिदानंद जी, बहुत अच्छा। तो ये आपको याद रखना है, टेम्पररी वाला सच्चिदानंद। ओके, चलिए फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से, रसिया। मैंने आपको ट्रिक बताया था, यूएसएसआर तो यूएस से फंडामेंटल राइट, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट जानते हैं आप लोग, ये कहाँ से लिया गया है बताइए। जो हमारे संविधान में कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत अच्छा। और बताइए, जो फंडामेंटल राइट हमारा सस्पेंड हो जाता है वो कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, जर्मनी से, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना हमेशा। अच्छा, हमारे यहाँ गवर्नर होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट किस मॉडल पे है, गवर्नर किस मॉडल पे है बताइए आप लोग, किस देश के मॉडल पे है। गवर्नर आपका कनाडा वाला है और वाइस प्रेसिडेंट आपका अमेरिका वाला है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, कनाडा से एक और चीज लिया गया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपने यहाँ सेंटर सरकार ज्यादा पावरफुल है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर भी कनाडा से लिया गया है ना। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जानते हैं आप लोग, जो लोकसभा राज्यसभा होता है, ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, डुअल सिटीजनशिप, इंडिया में जो सिटीजनशिप वाला प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन स्पीड में देता है, जल्दी देता है। हमारे फंडामेंटल राइट में, हमारे प्रियम्बल में आप देखते होंगे ये सारी चीजें होती हैं, तो उसका एक सीक्वेंस बताना है, किस सीक्वेंस में है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, और बाकी लोग आंसर दीजिए, हमें तो ये गलत लग रहा है। रुचि जी ने सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन। अच्छा, इसमें कौन से ऐड किए गए हैं, बाकी लोग जो आंसर दे चुके हैं वो ये बताएं, इसमें से कौन से एक या दो ऐड किया गया है अलग से, बाद में कौन सा ऐड किया गया है।
चलिए, सोशलिस्ट किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? किस अमेंडमेंट, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था तो ऐड हुआ था? देखिए, इसका आंसर आप कैसे करोगे? आप सबको रटा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन सोलिब्रेटेड टू डिसॉल्व इंडिया इनटू अ सॉवरेन, तो सबसे पहले सॉवरेन आता है, तो एक काट दो, सेकुलर काट दो, है ना? और सेकुलर तो हमारे संविधान में था भी नहीं, तो ये तो आप वैसे भी काट सकते हो। तो पहले कैसे हो जाएगा? जब संविधान में था तो पहले कैसे होगा? तो ये भी काट दो। फिर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर तीसरे नंबर पे आता है, तो ये वाला आपका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी तीन शब्द ऐड हुए थे प्रियम्बल में, है ना? चलिए, इसको बताइए, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय आपने यही दिया था, बट आपने पहले दिया था, तो मैं चाहता था कि कोई इसे कॉपी ना करे, इसलिए मैंने जानबूझ के गलत बोला था। चलिए, इसको आंसर दीजिए आप लोग कि कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय। डी वाला एकदम सही है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ब्रांड एकदम रट लो आप। इसको इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं? इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं? तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, आरटीटी, है ना? इस तरीके से, है ना? तो ये आप ऐसे देख सकते हो। अच्छा, एक बताइए, प्रेम्बल में तीन केस हुए थे। कौन सा केस बोला था कि प्रेम्बल संविधान का भाग है? बताइए, कौन सा प्रेम्बल बोला था कि संविधान का भाग है प्रेम्बल? शिवलक्ष्मी जी धार बता रहे हैं, धार कमीशन, तो वो धार कमीशन ना, वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था, जब देश आजाद हुआ था तो देश में लैंग्वेज के आधार पर बनाया जा रहा, तो सबसे पहले आया था फजल अली, फिर सॉरी, सबसे पहले धार कमीशन आया था, फिर जेबीपी कमीशन आया था, फिर फजल अली आया था। ओके, केशवानंद एकदम सही है। केशवानंद तो आप रट लो एकदम, 1973 केशवानंद। 5-6 केसेस बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केशवानंद, मिनेरवा मिल केस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? शंकरा प्रसाद केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट्टा स्वामी केस। तो ये आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेगा किस साल आया था, इसका क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, तो वो सारे 8-9 में आपको बता दूंगा बाद में। ये वाला आंसर दो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर एक्सक्लूसिव? कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए है? बताइए आप लोग। इसको भी मैंने बताया था, सी अगर आप बता रही हैं, सी मतलब कि 1, 4 और 9। ओके, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। आपने भी सी बताया, ओके, सभी लोग सी बता रहे हैं, तो हो सकता है ये सही हो। इसको आप रट लो, मुझे तो मैंने तो रट लिया, 15, 16, 19, 29, 30। ये आपके राइट हैं जो सिर्फ किसको है? सिटीजन्स को है। 15, 16, 19, 29, 30, है ना? ओके, मोबाइल नंबर भी याद कर लो। हाँ, सही बताया आपने। 15, 16, 19, 29, 30। तो इस तरीके से रट लो आप, तो ये आपका क्या होगा? ये वाला हो गया 15, 16, 19, 29। तो आपका 1, 4, 6 एकदम सी वाला जिसने भी दिया सबका सही है। ओके, और आप लोग जानते ही हैं 15 क्या है, 16 आपको पता ही है, 19 आपको पता ही। मैंने परम परम ट्रिक आपको एक नया ट्रिक बता दिया है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। परम ट्रिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार आर्टिकल 19 देता है और पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन अंडर आर्टिकल 19, तो उसमें से 6-7 दे देगा, अब बोलेगा कौन नहीं है, तो ये आपको परम ट्रिक याद रखना। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग डीपीएसपी के बारे में, और आपको ये बताना है कि किस देश से अडॉप्ट किया गया है, डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, बताइए। आयरलैंड एकदम सही आंसर है। अच्छा, एनी बेसेंट जो थी वो यहीं से थी क्या? अगर आपको याद आ रहा हो तो यहीं से थी, हमको जहां तक लग रहा है। हाँ, तो एनी बेसेंट का वो बताइए, ये कांग्रेस की मेंबर कब बनी थी, प्रेसिडेंट कब बनी थी,
और एकदम शिवलक्ष्मी जी ने पहले ही बता दिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको याद रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये कांग्रेस की अगर बात करें, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में। ओके। और इंडियन पूछेगा तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी 1925, 24 या 25 था, गांधी जी के बाद बनी थी ये, है ना। नहीं, पहले बनी थी, गांधी जी के पहले बनी थी 1924। इसको एक बार देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये ना थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको याद रखना है, एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था तिलक जी के साथ, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ एक मूवमेंट शुरू किया था, उसका नाम बताइए आप लोग, 1916 में, जल्दी बताइए। होम रूल लीग, बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग, ये आपको याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा, एक चीज और बता दो, क्या पता है पूछता है आपके एग्जाम में पूछ ले, इनका जो डिमांड था ना, ये डिमांड इनका बहुत अजीब गरीब था। मतलब कि ये पूर्ण स्वराज नहीं मांगा था इन्होंने, इन्होंने बस कहा था हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 42। ओके, सही बताया आप लोगों ने, सभी ने। सिर्फ एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी का, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, इकलौता आर्टिकल है 51A। और इसमें जब ये बना था तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, एक बाद में ऐड हुआ था, वो किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था बताइए, 11वां किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। एजुकेशन तो था वो, कि माँ बाप को अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना चाहिए, पर किस अमेंडमेंट से वो पूछता है, 72 तो नहीं, हमको 72 तो नहीं लग रहा है, 86 होगा ना, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए, जैसे जितने लोग 72 बोल रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है 72 और 73, सॉरी 73 और 74, ये आया था 1992 में, पंचायती राज, पंचायती राज है ना। और ये आया था आपका नगर पालिका, यानी कि म्युनिसिपालिटी। समझ आया आपको। मिक्स मत करिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूछता है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जब फंडामेंटल डीपीएसपी ऐड हुआ था, यानी फंडामेंटल ड्यूटी को किसने रिकमेंड किया था कि इसको ऐड कर दो। ए, स्वर्ण सिंह कमेटी, एकदम रट लीजिए आप लोग, इसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी को, पर इसकी पूरी बात नहीं मानी गई थी। इसने तो बोला था कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स को ही फंडामेंटल ड्यूटी में डालो, लेकिन उन्होंने, सरकार ने कहा नहीं भाई, टैक्स मत डालो, है ना। अच्छा, आप अगर सोच रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है, तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, सारे तो मिक्स होते हैं, तो वहां आप कैसे हैंडल करोगे। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। प्रेसिडेंट जो होता है उसे कौन इलेक्ट करता है, पीपल के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा मेंबर, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एकदम सही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, आप सबको पता है। कौन सा मेथड मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, इस मेथड के थ्रू किसका किसका इलेक्शन होता है बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। इस मेथड के थ्रू किसका किसका इलेक्शन होता है, इस वाले मेथड के थ्रू बताना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से तो सिर्फ 2 लोग का होता है, इस मेथड से सिर्फ 2 लोग का होता है, एमपी का और एमएलए का। लोकसभा एमपी और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए। इस वाले से होता है, आप लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, और ये लोग का होता है। चलिए आगे आते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं, मतलब कि सीधा अगर मैं बोलूं, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं, वोट कौन देता है बताइए आप लोग।
प्रेसिडेंट को कौन कौन मिल के चुनता है? इसका आंसर आप ही लोग देंगे। और रुचि जी ने ए बताया है, तो एक बार देख लेते हैं। बोथ इलेक्टेड मेंबर आप सही। चलिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सही है, सही है। ओके, चलिए एक बार इसको हम और अच्छे से देखते हैं कहाँ पे गलत हो रहा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है ना, तो सही बात है, इलेक्टेड मेंबर ही होंगे, तो पहला तो सही जा रहा है। फिर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बोथ हाउस की बातें नहीं हो रही है। चलिए अभी दो वाला पेंडिंग में रखते हैं। फिर आते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली पुदुचेरी, ये तो कंफर्म है, तो तीसरा वाला तो कंफर्म है, पहला वाला भी कंफर्म है। अब आते हैं चौथे वाले पे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ये भी कंफर्म है चौथा वाला पे। अब कहाँ पे आप फंस रहे हैं? ये वाला कट करो, ये वाला कट करो आप। अब सी और डी में देखते हैं, तो सी में दूसरा बोल रहा है इलेक्टेड मेंबर। देखिए, राज्य में ना सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करता है, तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 1 3 4। अच्छा, अब एक चीज आप हमें ये बताइए, प्रेसिडेंट को रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन करता है? उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? बताइए। इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन करता है? महाभियुक्त होता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। ओके, समझ आया आपको? मतलब कि, और अगर हम एक भाषा और बोले, आसान भाषा, तो ये वही लोग होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। मतलब कि जो प्रेसिडेंट को हटाता है, जो प्रेसिडेंट को हटाता है हटाता है वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। समझ आया आपको? तो ये भी आप ऐसे याद रखो। एक और ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे आपको याद होना चाहिए, हो जाएगा ये। अगर प्रेसिडेंट, आपको पता है प्रेसिडेंट जो होता है, ये 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा में, उनको नॉमिनेट करता है। बताइए, करता है कि नहीं करता है? अब अगर ये लोग भी प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये किसके तरफ होंगे? ये प्रेसिडेंट की ही तरफ होंगे। तो यहाँ पे क्या जानते हैं क्या हो जाएगा? बायसनेस आ जाएगा, और बायसनेस ना आए इसलिए प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर को नहीं लिया जाता है, ताकि ये लोग बायस हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि यार प्रेसिडेंट ने तो हमको अपॉइंट किया है, वो किसी और को भी कर सकता था, हमको क्यों किया, हम इसके खिलाफ वोट क्यों दें? तो इसलिए चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, पर हटाते समय होते हैं। समझ आया आपको? चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? आखिरी क्वेश्चन। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, चीफ सेक्रेटरी। सिंपल बात है, प्रेसिडेंट आपका क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा सही है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा सही है, बताइए आप लोग। बस आखिरी क्वेश्चन है ये। He is the second highest. Okay. No formal function attached to his discharge function of president during his absence. As president and president his child. बताइए आप लोग।
इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मैंने ये बताया था सेकंड हाईएस्ट सिटीजन होता है। प्रेसिडेंट का काम करता है जब वो नहीं होते हैं, उनके रिजाइन करने पे, रिमूव होने पे, मर जाने पे ये काम करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी भी मिलता है ना, जब वो राज्यसभा का चेयरमैन वाला काम करता है तो वो वाली सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई वो नहीं है, समझ आया? इसका तो बस ये काम है कि जब प्रेसिडेंट जी बीमार हो जाए, मर जाए या कुछ हो जाए, तब ये उनका काम करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, है ना? चलिए इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा करेक्ट है? क्या बात है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। इतना सही कैसे हो सकता है? चलिए इसका आंसर होगा, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए मान लेते हैं। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ही कैन नॉट डिसमिस एनी मिनिस्टर। सही है। प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सॉरी, कौन सा करेक्ट पूछ रहा है ना? तो कौन सा करेक्ट है बताइए आप लोग। तो अगर हम देखेंगे फोर्थ अगर ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही है, एकदम सही है, चौथा वाला सही है। भाई डिसमिस कर सकता है, रिसफल मैंने आपको बताया था ना, रिसफल कर सकता है, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है। और ये किसके थ्रू करता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा कि भाई इसको हटा दो, ये ज्यादा कूद रहा है, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है ना? इसलिए आपने देखा होगा जब भी कुछ होता है तो बीजेपी का कोई भी एक मेंबर कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी, है ना? तो चलिए, तो कैसा रहा आज का सेशन? आज हम लोगों ने 1 साल का पेपर भी किया और आपने देखा कि क्या पेपर था, मतलब सब कुछ आया हुआ था, है ना? चलिए, अब कॉन्फिडेंस आया कुछ आप लोगों को? और एक अच्छी बात ये है ना कि अगर आप ये क्लास अच्छे से सब कर लेते हो तो फिर आपका टेंशन खत्म है। मतलब कि और भी ढेर सारे, आप तो इतने एग्जाम दे रहे हो, तो जितने भी आप जीएस के पेपर दे रहे हो, आपके हर पेपर का टेंशन खत्म है। तो चलिए, और थैंक यू आज के लिए। ओके, कल हम दूसरा पेपर भी करेंगे। तो कल हम दूसरा पेपर करेंगे। आर्टिकल का आप टेंशन मत लो, आर्टिकल आपको मैं याद करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना, मैं ऐसे अब सेशन लेता रहूंगा तो आर्टिकल वगैरह सब आपको याद हो जाएगा। और आप जितना पेपर करोगे उतना और याद होगा। सर क्लास करते हैं, टाइम रहता है बाद में फिर ओके, कोई नहीं कोई नहीं। चलिए, राजकुमार जी अगर बोल रहे हैं तो फिर सही बात है। आप तो एक्सपर्ट है हर चीज के, है ना? चलिए चलिए, ठीक है फिर, गुड नाइट।